ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर देखा करिएगा। ये आप देखिए, शिक्षा ने ऐसी बहुत बड़ी आबादी पैदा की जो पढ़ तो सकती है पर यह नहीं पहचान सकती कि क्या पढ़ने लायक है। GM टेवेलियन ने कहा है ये बात। परमाणु हथियार और खतरे के मुहाने। आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान से तनाव बढ़ता है वो परमाणु हथियारों की धमकी देने लगता है, गीदड़ धमकी देने लगता है। तो आप देखते हैं कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया और उससे देश का माथा गर्व से ऊंचा हुआ। अब पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों के उचित और जोखिम पर सवाल उठने लगे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित जिन आतंकी ठिकानों पर हमले किए उनसे साफ हो गया है कि वहां सेना आतंकवादियों को संरक्षण दे ही रही है और ये वही आतंकी हैं जो सेना के बेस में घुसपैठ करते हैं। ऐसे में यदि पाकिस्तान के परमाणु हथियार किसी दिन आतंकियों के हाथ आ गए तो वो पूरी दुनिया और मानवता को संकट में डाल सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि वैश्विक समुदाय को विचार करने की जरूरत है कि पाकिस्तान जैसे देश के पास क्या परमाणु हथियार का होना उचित है। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपनी निगरानी एवं नियंत्रण में लें। हालांकि भारत ने अब आतंकवाद के विरुद्ध नीति को नए सिरे से परिभाषित किया। भारत की धरती पर होने वाले आतंकी हमलों को अब युद्ध माना जाएगा और यह भी चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद जारी रखता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि पाक के परमाणु हथियारों को नष्ट किया जा सकता है। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि देखिए, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है, वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। जितने बार इस तरह के कारनामे करते हैं हर बार मुंह की खानी पड़ती है। ये है पाकिस्तान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। आपने देखा होगा कि 1971 में पाकिस्तान के हम लोगों ने 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। भारत समेत कई बड़े देश उपग्रहों से परमाणु हथियारों पर गंभीर नजर रखते हैं। परमाणु शक्ति से कूटनीतिक और सैन्य दबाव भी बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून परमाणु बम के उपयोग को मानवता के विरुद्ध अमानुषिक कृत्य मानता है और इनके उपयोग के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कठोर प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए भारत ने पहलगांव घटना के बाद पाकिस्तान के हवाई अड्डे, सैन्य ठिकानों, अन्य रक्षा केंद्रों पर सावधानी बरतते हुए हमले किए हैं, वरना भारतीय वायुसेना ने उसके परमाणु ठिकानों के इर्द गिर्द सटीक हमले कर ही दिए थे। इसी से घबराकर पाकिस्तान अमेरिका, चीन के आगे गिड़गिड़ाया और संघर्ष विराम कराने में सफल हो गया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसी का हिस्सा है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। इसमें 15 मेंबर हैं, जिनमें 5 तो स्थायी हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, और 10 अस्थायी हैं। इन 5 स्थायी के पास विशेष पावर है, अधिकार है कि कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो 5 को सहमत होना चाहिए। एक भी उस प्रस्ताव के विरोध में चला जाए तो वो रिजेक्ट हो जाता है प्रस्ताव। पाक के पंजाब स्थित सरगोधा जिले में किराना हिल्स नाम से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यह मुसब वायुसेना अड्डा का हिस्सा है और सैन्य गतिविधियों में अपनी अहम भूमिका के चलते यह रणनीतिक और सामरिक महत्व का स्थल है। यहाँ 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पहाड़ी फैली हुई है। इसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। यही पाकिस्तान का भूमिगत परमाणु ढांचा है। परमाणु हथियार रखने के लिए यहाँ 10 सुरंगें बनाई गई हैं। ये सुरंगें बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली से ढकी है और जहाँ जबरदस्त किलेबंदी है। 70 के दशक में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तब से पाकिस्तानी सेना ने सैन्य और परमाणु अनुसंधान संबंधी लक्ष्य पूरे करने के लिए यहाँ काम शुरू किया। यही पाक वायुसेना के रडार स्टेशन है। भारतीय वायुसेना ने किराना हिल्स से 22 किलोमीटर दूर सरगोदा वायुसेना अड्डे पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान के सुरक्षा उपकरण इन हमलों में से वायुसेना अड्डों की रक्षा करने में असफल रहे। इन हमलों के बाद पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए झुक गया था। अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA के पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी केविन हलवर्ट की माने तो पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक देशों में से एक है। पाकिस्तान की यह डरावनी सूरत इसलिए बनी है क्योंकि आप देखेंगे 3 तरह के जोखिम इस देश में खतरनाक ढंग से पड़ रहे हैं। और दूसरी बात आप देखिए, पाकिस्तान में आतंकियों का बोलबाला है, इनके हाथ लग जाए तो पता नहीं ये क्या करें। एक आतंकवाद, दूसरे ढहती अर्थव्यवस्था और तीसरा परमाणु हथियारों को जरूरत से ज्यादा भंडारण। और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए सक्रिय संस्था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की जनवरी 2024 में जारी
रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, इसलिए पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहता है और देता रहा है। और मानव स्वभाव में आप देखते हैं कि फितरी शोध और ईर्ष्या दो ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को विवेक और संयम का साथ छोड़ देने को मजबूर कर देते हैं। इस स्वभाव को क्रूरतम परिणति में बदलते हुए हम अमेरिका को देख चुके हैं। उसने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए थे। अमेरिका ने हमला उस नाजुक परिस्थिति में किया था जब जापान पहले ही लगभग पराजय स्वीकार कर चुका था। और इस दृष्टि से पाकिस्तान और उसके सरपरस्त आतंकवादियों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि अब भारत ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे। इन बमों से हुए विस्फोट, उससे निकली रेडियोधर्मी विकिरण के कारण लाखों लोग तो मरे ही और हजारों लोग उन अनेक वर्षों तक लाइलाज बीमारियों की गिरफ्त में रहे। विकिरण पर प्रभावित क्षेत्र में दशकों तक अपंग बच्चों के पैदा होने का सिलसिला जारी रहा। अब स्वरूप आज भी इस इलाके में अपंग बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण 1945 में किया जब आणविक हथियार निर्माण की पहली अवस्था में थे और किंतु तब से लेकर अब तक घातक से घातक परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत प्रगति हो चुकी है। लिहाजा अब इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो बर्बादी की विभीषिका हिरोशिमा नागासाकी से कहीं ज्यादा भयावह होगी। और इससे लिए कहा जाता है कि आज दुनिया के पास इतनी बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं कि समूची धरती को एक बार नहीं अनेक बार नष्ट किया जा सकता है। दुनिया के पास इस समय लगभग 12,119 परमाणु हथियार हैं। ये आप देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये जापान आपको देखने को मिल जाएगा, चाइना है, पाकिस्तान है, रूस है, यहाँ आप देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिल रहा है। और जापान में आप देखिए आणविक विध्वंस से विचलित होकर ही वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर शांति के उपाय अपनाने का संदेश देते हुए कहा था, यह तय है कि तीसरे विश्व युद्ध के परमाणु हथियारों का प्रयोग निश्चित किया जाएगा। इस कारण मनुष्य जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा, किंतु चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। यह भी आगाह किया था कि जनसंहार करने की आशंका वाले सभी हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए। भविष्य में दो देशों के बीच हुए युद्ध की परिणति यदि विश्व युद्ध में बदलती है और परमाणु हमले शुरू हो जाते हैं तो हालात कल्पना से कहीं अधिक ज्यादा डरावने होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस भयावहता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में आणविक अस्त्रों के समूल नाश का प्रस्ताव रखा था, लेकिन परमाणु महाशक्तियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी क्योंकि परमाणु प्रभुत्व में ही उनकी वीटो शक्ति अंतर्निहित है। अब तो परमाणु संपन्न देश सैन्य परमाणु समझौते कर यूरेनियम का व्यापार कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा की ओट में कई देश परमाणु संपन्न देश बने हैं, हथियारों का जखीरा इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा ही देश है। देख लीजिए यहाँ तक खस्ता हालत है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कर्ज पे चल रहा है, फिर भी आप देखते हैं हथियार खरीद रहा है। दुनिया में फिलहाल 9 परमाणु संपन्न देश हैं। इनमें अमेरिका हो गया, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन के पास परमाणु बमों का इतना बड़ा भंडार है कि वे दुनिया को कई बार तबाह कर सकते हैं। हालांकि ये 5 देश परमाणु अप्रसार संधि में शामिल हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियार और इसके निर्माण की तकनीक को प्रतिबंधित बनाए रखना है। हालांकि ये देश इस उद्देश्य की पूर्ति सफल नहीं रहे। पाकिस्तान ने ही तस्करी के जरिए उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार निर्माण की तकनीक हस्तांतरित की। आज वह परमाणु शक्ति संपन्न नया देश बन गया है। कौन सा? उत्तर कोरिया। चलिए उत्तर कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा, इसी की बात हो रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। ये आत्मरक्षा का घेरा, ये मानव का मन हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहा है और सभ्यताओं के शुरुआती दौर से लेकर आज तक हमने इस मामले को कभी हल्के में नहीं लिया। और जब हम बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ थे तब भी हम पत्थर से बने हथियारों का वो प्रयोग में लाते थे। वहीं आज विश्व में परमाणु हथियारों युद्ध का दौर है और जिसे देखा जाए वही अपनी आप को सुरक्षित रखना चाहता है। यह समझने की जरूरत है कि यह सुरक्षा किससे और क्यों सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। और यह सुरक्षा किसी जानवर या अन्य शक्ति से नहीं बल्कि इंसान किसी अन्य इंसान से तय करना चाहता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक या फिर अन्य कोई भी कारण। गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला तक बहुत से अहिंसा के पुजारी, अन्य ऐसे महानतम लोग हमारा पथ प्रदर्शन करते आए हैं। चाहे जो भी हो जाए, हमें अहिंसा का पालन करना
अहिंसा का पालन करना है। ऐसे महान लोगों का मानना था कि अपना विरोध ही भी अहिंसक नीतियों के तहत ही दर्ज कराना चाहिए। मगर क्या आज के इस विश्व विध्वंसकारी युग में ऐसा संभव है? हम सभी का उत्तर संभवतः ना में ही सामने आएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए, हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इस तरफ हमारा खासा ध्यान नहीं है। आतंकवादी हमलों में देश के नागरिक मारे जाते हैं। अगर आत्मरक्षा के कुछ तरीकों को अपनाया जाए तो आत्मबल से हम अपने आप को इन हमलों से बचा सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, कम से कम सामना तो कर ही रह सकते हैं। आतंकवादी सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे आसपास भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो स्त्रियों और बच्चों को अपने आतंक का शिकार बनाते हैं। यह याद रखने की जरूरत है कि हमला सिर्फ कमजोर व्यक्ति पर ही नहीं होता है, बल्कि हमारे आत्मबल की ताकत पर भी यह होता है। और ज़्यादातर घरों में आतंक का साया धीरे धीरे फैलता जा रहा है। बाहरी खतरे से लेकर भीतरी और रहस्यमय अपराधों का जाल काम कर रहा है। इन्हें काटना जरूरी है। सब कुछ दबा कुचला है, बाहर की ओर सिर्फ सफ़ेद प्लास्टर लगा है, जिसे बाहर निकालकर सफाई करना बेहद जरूरी है। अरस्तु ने कहा था कि एथेंस को स्पार्टा की तरह सैनिक शिक्षा को अपनाना चाहिए। और हम यहाँ सैनिक शिक्षा समर्थित राष्ट्रों का गुणगान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्र में ऐसा संभव नहीं है और न ही मानवीय दुनिया के लिए यह कोई अच्छा विकल्प है। मगर शिक्षा में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण अगर दिया जाए तो व्यक्ति काफ़ी हद तक आने वाली दुर्घटनाओं का शिकार होने से बच सकता है। आत्मरक्षा के लिए कई तरीके हैं जिन्हें सीखकर व्यक्ति कुछ सीमा तक अपने आप को बचा सकता है। मार्शल आर्ट यानी कि जूडो, कराटे और इस विधा के साथ अन्य खेल, मुक्केबाजी और कुश्ती आदि। अगर हमारी व्यवस्था हमें यह उपलब्ध नहीं करवा पा रही है तो हम व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण अवश्य दिलवाना चाहिए। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए तैरना सीखना आवश्यक है, उसी प्रकार सुरक्षा भी जरूरी आयाम है, और जिसे अपना कर हम अपने जीवन और अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। कितना सुखद क्षण होगा कि जब वह अपने देश में कोई भी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी रक्षा करना खुद जानती होगी। वह क्षण कितना साहसिक होगा जब कोई हमारे ऊपर गोली चलाने की कोशिश करेगा और हम उसकी बंदूकों का रुख उसी तरह मोड़ देंगे। और इन सब चीज़ों के लिए हिम्मत के साथ दिमाग की दुरुस्त होना भी जरूरी है, अन्यथा सब बेकार हो जाता है। आत्मरक्षा के तरीके सीखना आज हमारे लिए एक बेहद आवश्यक पहलू है। हमें अपनी रक्षा के लिए स्वयं ही प्रयास करने होंगे, जैसे जंगलों और अन्य असुरक्षित जगहों पर जीवन गुजारने वाले हमारे पूर्वजों ने किया, और जिस तरह वे लोग जंगली जानवरों इंसानों के बीच आपसी शत्रुता से पार पा सके और हमारे इस युग का आविर्भाव हुआ, और उसी तरह ही की हिम्मत और ताकत हमें बटोरनी होगी। हमें हिंसक नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने आप को घरेलू और बाहरी आतंक से बचाने की जरूरत है। यह तभी संभव है जब सरकार, अभिभावक और अध्यापक बच्चों की इस तरह की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दें। निश्चित रूप से पढ़ना आवश्यक है, लेकिन साथ ही जीवन रक्षा भी एक अति महत्वपूर्ण विषय है। इसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, और इस तरह की गतिविधियां हमारा उद्देश्य बनना चाहिए। आने वाले वर्षों में हमारी पीढ़ियां आत्मबल और आत्मरक्षा के गुण से लैस और परिपूर्ण हो, ताकि भविष्य में ना तो हमें बंदूक चलानी पड़े और ना ही सामने वाले किसी बेलगाम शख्स में हमारा अंत करने का साहस हो। पिछले कुछ समय की घटनाओं यह साबित करती हैं कि हमें सचेत होना होगा और आत्मबल और आत्मरक्षा के गुण से लैस और परिपूर्ण होना होगा। संपूर्ण विश्व आतंक से त्रस्त है। मानवता मुश्किल में खड़ी दिख रही है। कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर इंसानियत को ताक पर रख दिया। तो ऐसे युग में इतना तो होना ही चाहिए कि हम अपने आप को बचाए रखें, और यह तभी संभव है जब हम अपने बच्चों को और स्वयं को मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से सबल बनाएं। ये आप देखिए टिप्पणियाँ हैं, देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, सर्कल प्लेटफॉर्म वहाँ डाल दी जाती है, डाउनलोड कर लिया करिएगा। मौसम का मिजाज, क्योंकि अब मानसून आ रहा है ना। प्रकृति की अपनी गति होती है, लेकिन दुख की बात है कि उसकी लय पिछले कुछ वर्षों में बिखरने लगी है। अब तो यही मालूम नहीं चलता है कि गर्मी कब आ गई, ठंड कब आ गई, कब चली गई, और आप देखते हैं बरसात कब आ जाती है, कब चली जाती है। आप समझ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं तेज आंधी चली तो कहीं मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया। दरअसल वैश्विक ताप बढ़ने के साथ न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मौसम का चक्र टूट रहा है। जलवायु परिवर्तन के बारे में सुना है ना। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में अप्रत्याशित आंधी बारिश आई। राजधानी सहित देश भर के ज्यादातर हिस्से में जहां मई में भीषण गर्मी पड़ती है, वहीं इस बार मौसम इस कदर बदला कि लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बारिश का मौसम है या गर्मी का। मौसम विभाग ने ही बताया कि पिछले शनिवार को हुई बारिश से इन्हें 125 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आप देखिए गर्मियों में कितना पानी का भी एक किल्लत रहती है और बाढ़ भी आती है।
कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, रिहायशी इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ। राजधानी में तेज आंधी और बारिश के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इसे सहज सहज माना जाए या फिर जलवायु परिवर्तन की चेतावनी समझा जाए। हाल ही में बंगलोर में लगातार बारिश ने जनजीवन थमसा गया, घरों में पानी घुस गया, सड़कों पर नावें भी चली और महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही स्थिति पैदा हुई। दूसरी ओर मानसून ने केरल में इस बार समय से पहले दस्तक दी। हैरत की बात है कि कोई 15 साल बाद यह सबसे जल्दी आया है। यह आमतौर पर 1 जून को आता है, लेकिन इस बार यह न केवल पहले आया बल्कि देखते ही देखते कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर भी छा गया। भारत में मौसम के बदलते मिजाज की यह नई तस्वीर है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं से मौसम बदला है, मगर इसके बाद मौसम इस कदर पलटेगा कि भयावह तूफान आएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। विचित्र बात है कि एक और दक्षिण पश्चिम भारत में बारिश हो रही, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कहीं तेज हवाएं चलने के कारण लोगों को सतर्क किया जा रहा है, तो कहीं आंधी चलने की चेतावनी जारी की जा रही। मौसम के बदलते तेवर के जोखिम से जनहानि का अंदेशा भी बना रहता है। वही रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ता है। पिछले दिनों कई उड़ानों के मार्ग बदलने पड़े थे। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर सर्दियों में बारिश की वजह बनता है। अगर यह मई के महीने बारिश की वजह बन जाए तो इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। समय पूर्व और तीव्रता से आंधी बारिश जैसी परिस्थितियां जलवायु परिवर्तन की वजह से तो नहीं हो रही हैं। मौसम विज्ञानी पहले से ही चेतावनी देते रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि बढ़ते वैश्विक तापमान ने वायुमंडल की नमी धारण करने की क्षमता बढ़ा दी है। नतीजा यह है कि मौसम अब तेजी से बदलने लगा है। उत्तर भारत में जिस तरह तापमान बढ़ा वह असहनीय है। गर्म दिनों की तुलना में गर्म रातें बढ़ने की खबरों ने पहले से ही चिंता बढ़ा दी है। आने वाले वर्षों में मौसम की तस्वीर कैसी होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आंधी, तूफान या घनघोर बारिश प्रकृति का चक्र हो सकता है, लेकिन अगर इसे ध्यान में रखकर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए तो मौसम के बिगड़े मिजाज से होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। बेलगाम बोल। पहलगांव में आतंकी हमले की जिस घटना पर सभी लोग दुख से भरे हों, उस पर आप देखिए अपनी राय जाहिर करते हुए अगर कोई नेता पीड़ितों की त्रासदी के लिए प्रकारांतर से उन्हें ही जिम्मेदार बताने लगे तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को इस मसले पर बोलते हुए यह सोचने समझने की जरूरत शायद बिल्कुल नहीं लगी कि आतंकवादियों के हमले की प्रकृति क्या थी और उस समय वहां आम लोग किस स्थिति में थे। गौरतलब है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सारी संवेदनशीलता को ताक पर रखकर कहा कि पहलगांव में अपने पति को खोने वाली महिलाओं को वीरांगना की तरह व्यवहार करना चाहिए था। अगर वे लड़ती तो पहलगांव में इतने लोग नहीं मरते और तीनों आतंकवादी भी मारे जाते। और उनके इस बयान में एक झलकती संवेदनशीलता साफ महसूस की जा सकती है। मामले की तूल पकड़ने के बाद भले ही उन्होंने सफाई दी, लेकिन यह साफ है कि संगठित और सुनियोजित आतंकवाद के सामने आम लोगों की स्थिति को समझना उन्हें जरूरी नहीं लगता। यह बेवजह नहीं है। इस तरह की बात करने के लिए जांगड़ा की तीखी आलोचना हो रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठी है। हैरानी की बात है कि इस तरह के विचार रखने वाले रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा में बाकायदा प्रतिनिधि की हैसियत से देश दुनिया की समस्याओं पर होने वाली बहसों का साक्षी भी बनते हैं, उसमें भागीदारी करते हैं। इसके बावजूद उन्हें अचानक उपजी परिस्थितियों, खासतौर पर सुनियोजित और संगठित आतंकी हमलों की प्रकृति, उनकी नतीजों की इतनी ही समझ है कि वे पीड़ितों के जज्बे पर सवाल उठाते हैं। हालांकि यही कोई पहला उदाहरण नहीं है। पहलगांव में आतंकी हमले उसके बाद की घटनाओं के संदर्भ में किसी नेता ने इस तरह की आपत्तिजनक विचार जाहिर किए। कुछ नेताओं के विवादित बयानों से ऐसा लगता है कि उनके बीच बदजुबानी करने की मानो कोई होड़ लगी है। आतंकी हमले के भुक्तभोगियों और पीड़ितों के दुख के प्रति इस तरह की संवेदनहीनता एक त्रास बड़मना है। सवाल है कि इस तरह के बेलगाम बोल के जरिए कुछ नेता आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। और मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है कि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत किया करिएगा। उनका तो यही काम ही है बोलना, और कुछ भी बोल देते हैं, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये पाक और तालिबान को करीब लाने में जुटा चाइना। ये चाइना भी हमारा पड़ोसी ही है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है। जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है ना पीयू के बाला, उसकी सीमा हमारी किससे लगती है? अफगानिस्तान से। और आप देखिए चीन, पाकिस्तान, तालिबान ने आर्थिक गलियारे CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार करने की सहमति जताई है। और तीनों देशों के इस फैसले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत CPEC की आलोचना करता रहा है क्योंकि यह गलियारा पाकिस्तान पर अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। CPEC चीन को की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का हिस्सा है, इसलिए भारत इसका विरोध करता है। और पीओ के वाला हमारा हिस्सा है, वो तो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। बढ़ते गठजोड़ का संकेत। नई दिल्ली में स्थित स्वतंत्र शोधकर्ता और विदेशी मामलों की जानकार रूसाली शाह का मानना है कि चीन, पाकिस्तान और तालिबान शासन के बीच बेहतर संबंध
में संबंधों में मदद कर रहा है और जिससे भारत की चिंता निश्चित तौर पर बढ़ती हैं, क्या बढ़ेंगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और रूसाली शाह ने कहा कि हाल ही में तालिबान और इस्लामाबाद के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है या अफगानिस्तान से शरणार्थियों को बड़े पैमाने पर निर्वासित करने, पिछले साल दिसंबर में सीमा पर हवाई हमलों और सैन्य झड़पों के कारण आई खटास के बाद से संबंधों में आई नरमी का संकेत है। पाकिस्तान तालिबान के बीच संबंधों को चीन सुगम बन रहा है और ये बीजिंग इस्लामाबाद तालिबान के बढ़ते गठजोड़ का संकेत है। इससे भारत में चिंताएं पैदा होना निश्चित है। प्रोफेसर हर्ष बी पंत का कहना है कि भारत को अब सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीपीसी पर कोई प्रगति नहीं हुई और निकट भविष्य में भी कोई प्रगति होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने क्षेत्र में फिर से शामिल करने की चीन की कोशिश नई दिल्ली के लिए परेशानी का सबक बन सकती है। अफगानिस्तान ने जो बयान जारी किया उसमें आतंकवाद जैसे शब्द का जिक्र नहीं है। और आप सभी जानते हैं, देख लीजिए कि वो बांग्लादेश भी आप देख लीजिए, चाइना की तरफ उसका झुकाव देखने को मिल रहा है। तो हम तो हर तरफ से गिरते जा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा। तालिबान पाकिस्तान सीमा विवाद, क्या दक्षिण एशिया में बदलते समीकरणों के बीच तालिबान और पाकिस्तान करीब आ सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषज्ञ स्वस्ति राव कहती हैं कि पाकिस्तान और तालिबान करीब नहीं आ रहे। यह सब चीन के नेतृत्व में हो रहा है। चीन नहीं चाहता है कि इन देशों में उसके आर्थिक हित खत्म हो जाए। दोनों के बीच अब तक टीटीपी, पश्तून राष्ट्रवाद और डूरन लाइन सीमा विवाद हल नहीं हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद को डूरन लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने इस सीमा रेखा को स्वीकार नहीं किया है। अफगानिस्तान इस सीमा को औपनिवेशिक समझौता मानता है। और भारत और तालिबान के बदलते रिश्ते, तो आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषज्ञ स्वस्ति राव कहती हैं कि भारत में कहा जाता है कि तालिबान हमारे साथ खड़ा है, लेकिन यह आधा सच है। असल में चीन अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और उसको वहाँ भारी निवेश है, इसलिए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। तालिबान को पता है कि इस क्षेत्र में भारत को बड़ा खिलाड़ी चीन है, इसलिए तालिबान नाप जोक कर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ भारत ने तालिबान से बातचीत का सिलसिला जारी रखा, दूसरी तरफ उसे मानवीय सहायता भी उपलब्ध कराई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में तालिबान के अंतरिम विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बात भी की। अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत है। यह बातचीत 6 और 7 मई के दरमियान रात शुरू हुई भारत पाक संघर्ष के बाद हुई है। जयशंकर की बातचीत से पहले इस साल की शुरुआत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री आमिर खान मुत्तकी की दुबई में मुलाकात हुई थी और इसे नई दिल्ली और काबुल के बीच संबंध मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा गया था। लोकतांत्रिक शासन के 2 दशकों के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया था। ये आप देखिए क्या है सीपीसी परियोजना। ये आप देखिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक बहुत बड़ी वाणिज्यिक परियोजना है जिसका उद्देश्य दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिम स्वायत्त क्षेत्र सिंजियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस का कम समय में वितरण करना है। यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान होते हुए जाएगा। और चीन की चाल सीपीसी का विस्तार अफगानिस्तान में उसकी पैठ को और मजबूत करेगा। यह भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। सीपीसी अफगानिस्तान को आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है, इससे वह चीन और पाकिस्तान पर ज़्यादा निर्भर हो सकता है। चीन भी यही चाहता है अफगानिस्तान उसकी बात को माने। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।